नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा सक्सेना आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, उसके जीके जीएस के सारे हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। और आज के सेशन में मैं आपको एक बात 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आज के सेशन में जितने भी हिस्ट्री के सवाल मैं आप तक पहुंचाऊंगी, वो सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही एक है। तो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप सभी हमें हमारे बैंकिंग ड्रीम्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके जरिए हमसे जुड़े रहते हैं और हम आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करते आए हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल रिलेटेड सारी जरूरी सूचनाएं दी जाएंगी। हमारा बैंकिंग ड्रीम्स का टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू फॉलो इट। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी बैंकिंग ड्रीम्स, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। आपको किसी भी प्रकार की कोई नई इंफॉर्मेशन हो, कोई क्वेरी हो, आप वहां हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। और जरूर विजिट करिएगा हमारी बैंकिंग ड्रीम्स की वेबसाइट पे। और हमारी बैंकिंग ड्रीम्स चैनल के थ्रू ही एक नया ऐप लॉन्च हो चुका है मार्केट में। इस ऐप में आपको सभी प्रकार के मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट और डेली क्विज भी मिलेंगी। इस ऐप का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी ही इंफॉर्मेशन, जितना मटेरियल चाहे हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करें, यूट्यूब पे प्रोवाइड करें या हमारे बैंकिंग ड्रीम्स के ऐप पे प्रोवाइड करें, सारा ही मटेरियल आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ, नई आशाओं नई उम्मीदों के संग चलिए बढ़ते हैं, आते हैं हमारे आज के पहले सवाल पे। देखते हैं आज हमारा इतिहास का पहला सवाल आज हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। देखिए पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि जहांदार शाह को राज सिंहासन कब मिला, किसकी मृत्यु के बाद। मरणोपरांत का अर्थात होता है किसकी मृत्यु के बाद इन्हें राज सिंहासन दिया गया। यहाँ हमारे ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह, फारूक सरियार, औरंगजेब। चलिए देखते हैं यहाँ हमारा सही जवाब क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस सवाल को। यहाँ हमारा सही जवाब है फ्रेंड्स बहादुर शाह प्रथम, अर्थात जहांदार शाह को राज सिंहासन राजगद्दी मिली किसकी मृत्यु के पश्चात, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात। देखिए जो हमारे ये बहादुर शाह प्रथम थे, जिनका नाम यहाँ दिया गया है, इन्हीं के पुत्र हैं हमारे जहांदार शाह, मतलब बहादुर शाह प्रथम पिता हुए इनके, और औरंगजेब के पोते थे ये। कौन? जहांदार शाह जो है हमारे ये औरंगजेब के पोते थे। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जहांदार शाह का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 10 मई 1661 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म के समय पे जब इनको ये जहांदार शाह नाम नहीं दिया गया था, ये उपाधि नहीं दी गई थी, उस समय पे इनका नाम हुआ करता था मिर्जा म्यूज उद दम्बेग मोहम्मद खान। पूरा नाम क्या था इनका? मिर्जा म्यूज उद दम बेग मोहम्मद खान। इन्होंने 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया। 1 साल का इनका शासन था, कार्यकाल था, इनका शासनकाल था 1712 से लेकर 1713 तक का। ठीक है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ का इस सवाल का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन से नंबर के मुगल शासक थे फ्रेंड्स, तो जहांदार शाह हमारे 9वें नंबर के 9th मुगल शासक थे हमारे ये। और हुमायूं के हुमायूं के मकबरे में ही इनको दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था इन्हें? हुमायूं के मकबरे मकबरे दिल्ली में इनको दफनाया गया था। ठीक, एक सवाल इनके बारे में और पूछा जाता है कि जहांदार शाह को एक और उपाधि दी गई थी, किस नाम से जाना जाता था इन्हें? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि ये अपने जितने भी अभी तक के मुगल शासक हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इनका कार्य कमजोर कहा गया है, इनकी नीतियों को सबसे ज्यादा कमजोर माना गया था। यही कारण था कि इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? आते हैं हमारे आज के अगले सवाल पे, जो कि हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से
किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? देखिए यहाँ चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, शाह आलम, अजीजुद्दीन, रफीउद्दौला या फिर रोशन अख्तर। इन चारों में से कौन से मुगल बादशाह हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कौन से मुगल बादशाह हैं जिन्हें आलमगीर द्वितीय नाम से जाना गया था, आलमगीर द्वितीय की उपाधि जिन्हें दी गई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ हमारा सही जवाब क्या है। हमारे इस वाले सवाल का सही जवाब है दोस्तों अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन एक मुगल बादशाह थे जिन्हें आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। चलिए इस सवाल के बारे में मैं फर्दर आपसे अगर बात कर लूं तो इनका शासनकाल कितना रहा। इनका शासनकाल रहा दोस्तों 3 जून 1754 से लेके 29 नवंबर 1759 तक का कार्यकाल, शासनकाल था इनका। किसका? इन मुगल बादशाह अजीजुद्दीन का। ये समय था इनका शासनकाल का। इसी के साथ साथ इस शासनकाल में ये हमारे भारत के मुगल सम्राट रहे थे। ये जहांदार शाह के पुत्र थे। अभी जहांदार शाह के बारे में मैंने आपसे बात की पहले सवाल में, इन्हीं जहांदार शाह के पुत्र थे। और 1754 सन 1754 में दोस्तों इमाद उल मुल्क की मदद से, जो कि उस वक्त काफी ताकतवर मुगल मंत्री था, उसकी सहायता से आलमगीर द्वितीय ने सत्ता प्राप्त की थी। यह जहांदार शाह के पुत्र थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जेल में ही काटा था। ठीक है, संपूर्ण जीवन, ये सवाल पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कैसा रहा था। संपूर्ण जीवन इन्होंने अपना जेल में ही काटा था। चलिए आते हैं हमारे आज के अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के संरक्षण प्रदान किया था बारे में सही नहीं है। हमें यहाँ चार कथन दिए गए हैं, किसके बारे में? बहादुर शाह जफर से रिलेटेड हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हैं इब्राहिम जौग और असदुल्ला खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। हसन अस्करी जी क्या उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे? वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता। देखिए बहादुर शाह जफर जो है ये, इनका नाम सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसकी वजह भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं यहाँ हमारा सही जवाब क्या है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। जहां पे आ जाए बहादुर शाह जफर, तो आपके पास अगर ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया हुआ है तो आप उस ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं, वह जवाब पूर्ण रूप से सही होगा। ठीक है, हाँ हमारा और करेक्ट ऑप्शन है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। देखिए हमारे जब हिंदुस्तान की आजादी, बहुत ज्यादा चिंगारी जब भड़की हुई थी हिंदुस्तान की आजादी की, तो जितने भी विद्रोही सैनिक थे और जितने भी राजा महाराज थे ना, उन सभी ने हिंदुस्तान को सम्राट मान लिया था इन्हें, बहादुर शाह जफर को। और उनके नेतृत्व में ही अंग्रेजों की सीट बजा दी गई थी। अंग्रेजों को मतलब सबसे पहला जो रेबेलियन हुआ इनके संरक्षण में, वो बहादुर शाह जफर के संरक्षण में किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ ही देखिए भारतीय सैनिकों की बगावत को देख इन्होंने, इनका भी गुस्सा फूटा, जायज सी बात है। और इसी के साथ साथ इन्होंने दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भी अंग्रेजों को पूर्ण रूप से शिकस्त दे दी। शुरुआती समय तो देखिए बहादुर शाह जफर के कार्यकाल का जो शुरुआती समय था, उस समय में अंग्रेजों ने कई प्रकार के छल कपट किए, जिसकी वजह से जो स्वाधीनता थी पूर्ण रूप से तो नहीं मिल सकी, पर हाँ स्वाधीनता को चिंगारी देने में बहादुर शाह जफर का बहुत ही ज्यादा जरूरी रोल रहा है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। ये सवाल है हमारा राम मोहन राय के बारे में। इनके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, इसमें जरूरी सूचनाएं क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। राम मोहन राय कौन थे ये मैं आपको बताऊंगी। इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, इन चारों में से किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। अब देखिए जिसे पता होगा कि राम मोहन राय किसके शासन काल में थे, कब किसके शासन काल में कार्यरत रहे थे, वो इस सवाल को बहुत अच्छे से, इस सवाल को समझ सकता है और उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकता है। पर अगर आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे समझ रहे हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक, अब हमारे
देखिए, जो राजा राम मोहन राय, नाम इनका हम ले ही सकते हैं, पता चल गया इनको ये उपाधि मिल गई थी। राजा राम मोहन राय जो है, आमतौर पे हम भारतीय ने किस रूप से जानते हैं कि इन्होंने जितना भी समाज में जितनी भी ऐसी चीजें चल रही थी जो समाज के लिए निगेटिव आप कह सकते हैं उस समय पे, जिन रिफॉर्म्स की जरूरत थी हमारे समाज को, तो इन्होंने अप्रतिम कार्य किया था। अव्वल दर्जे के ये समाज सुधारक रहे थे, इन्हें समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है आज भी। इन्होंने, इनका मेन कार्य क्या था, सबसे ज्यादा इनका रोल रहा है सती प्रथा को रोकने में। इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह समेत पारंपरिक हिंदू धर्म व संस्कृति की अनेक रूढ़ियों के उन्मूलन, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। पारिवारिक संपत्ति व विरासत में अधिकार के लिए उन्होंने अपनी ओर से जितने भी संभव प्रयास हो सकते थे सारे प्रयास किए, समाज सुधारक रहे हैं ये। ठीक। उन्होंने सन 1815 में, यहाँ क्या बात आती है सन 1815 की, कि सन 1815 में कोलकाता में इन्होंने आत्मीय सभा, और 1828 में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। सवाल हमसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता था कि राम मोहन राय जो है, हमारे राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ सही जवाब हमारा था राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक। बात हमारी हो रही थी कि इन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला व पर्शियन के साथ हिंदी में भी बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन किया। बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, तो ये पत्र राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था, और अंग्रेजी, बांग्ला व पर्शियन भाषाओं में इस पत्र को प्रकाशित किया गया था। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल भी हमारा राजा राममोहन राय जी के बारे में ही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सही जवाब था ऑप्शन डी। मतलब इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और इन्हें दूत के रूप में लंदन किसने भेजा था? यहाँ पे भी हमारा सही जवाब है अकबर द्वितीय। ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी के संदर्भ में ये आपको 3 कथन दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके बारे में आपको विचार करना है, आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या है। पढ़ते हैं कथन क्या हमें दिए गए हैं। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी में, जो कि भारत का हिस्सा है, इस पे सबसे पहले कब्जा किसने किया था? पुर्तगाली थे क्या वो फ्रांसीसी थे, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास यदि है, वो अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा किया ही नहीं। कब्जे के बारे में बात हो रही है कि पहली यूरोपीय शक्ति जिसने कब्जा किया, क्या वो पुर्तगाली थे, क्या वो फ्रांसीसी थे, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी भी कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं केवल 2 और 3, मतलब पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये सही है, और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये सही है, या केवल ऑप्शन 1 सही है, या केवल ऑप्शन 3 सही है। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें सही जवाब क्या है हमारे पास। यहाँ सही जवाब है केवल 1, अर्थात पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कितने भी इंपॉर्टेंट लगा लें आपके लिए कम है आज के सेशन में। और मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जितने भी सवाल आज मैं आप तक लेकर आई हूँ, इन सवालों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको इन्हें दोबारा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेशन में ही मैं अच्छे से आपको याद करा के जाऊंगी, और आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 नंबर आपके पूर्ण रूप से निर्धारित हैं। और ये हमारा वादा है, हमारी बैंकिंग ड्रीम्स चैनल का वादा है कि जितना भी आपका सिलेबस है, जिसने शुरू से कुछ नहीं भी छुआ है, उस स्टूडेंट के लिए भी मैं ये बात कहूंगी कि जितना भी आपका सिलेबस है वो हम निर्धारित समय, निर्धारित काल में ही पूरा कराएंगे आपका। बस हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं फर्दर, पौंडीचेरी के बारे में। देखिए पहली बात हमारी आती है, यहाँ पौंडीचेरी का नाम आया है, हम बात करेंगे 16वीं शताब्दी की। हमारी 16वीं शताब्दी की दोस्तों जब शुरुआत हुई थी ना, तो विदेशी देशों ने जो हमारा पौंडीचेरी का क्षेत्र है उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया था, अत्यधिक प्रभावित करना शुरू कर दिया था। क्यों?
क्योंकि यह एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है पौंडीचेरी, और लंबे समय से समुद्री गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदार रहा है। यही कारण था कि जब यह एहसास हुआ पुर्तगालियों को, डच, डेनिश से लेकर अंग्रेज, सभी को जब ये एहसास हो गया कि जो पौंडीचेरी का क्षेत्र है ना, इसमें अगर आप किसी प्रकार का निवेश करते हैं तो यहाँ पे निवेश करना या उपनिवेश स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। इसलिए इन्होंने यहाँ उपनिवेश करना स्थापित शुरू कर दिया। ठीक, विदेशी प्रभाव यहाँ बढ़ता चला गया पौंडीचेरी क्षेत्र में, और इसके कारण चीज तो अच्छी हुई कि क्षेत्र के आर्थिक और साथ ही वाणिज्यिक क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से भी पौंडीचेरी में वृद्धि हुई, पौंडीचेरी क्षेत्र में। और पुर्तगाली इस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे, हम सवाल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। इनके बाद जो है डेंस और डच थे, जिन्होंने पोर्टो नोवो और कुंडालोर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि पहले तो साहब हमें पता चल गया पुर्तगाली थे, दूसरे नंबर के थे हमारे डेंस और डच थे, जिन्होंने कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, पोर्टो नोवो में और कुंडालोर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। मैं जैसा आपसे अपने बीते सेशंस में भी कहती आई हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मैं यही हूँ, हमारे सारे टीचर्स यही हैं, 24/7 अवेलेबल है आप सभी के लिए। हम तक अपनी क्वेरी लेकर आइए हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू, हम आपको जरूर रिवर्ट बैक करेंगे। हमारा सवाल अगला हमसे पूछ रहा है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, समय अपना जैसा कि हम वेस्ट कभी नहीं करते हैं, तो आज भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे, सवाल बहुत सारे हैं करने के लिए। सुप्रसिद्ध शायर जो है हमारे उर्दू के शायर मिर्जा गालिब, इनका मूल निवास क्या था? कहाँ के निवासी थे ये? मूल रूप से आगरा के। ठीक है, आगरा के मूल निवासी थे। इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर बातें बता दूं तो इनका जन्म कब हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है कि उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 17 दिसंबर का जन्म है इनका दोस्तों। 17 दिसंबर सन 1796 का जन्म है इनका। मृत्यु हुई थी इनकी 15 फरवरी को, ठीक है, सन 1869 में। ये जन्म का है, ये मृत्यु का है, तारीख, सन। पेशा इनका शायर थे, ये उर्दू शायर थे, भारतीय थे देखिए ये। और ये सिर्फ गजलें ही पेश नहीं करते थे, गजल के साथ साथ ही कसीदा, रुबाई, किताब, मरसिया, ये सब भी पेश करते थे। उल्लेखनीय काम इनका क्या था दोस्तों? दीवाने गालिब। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे जो मिर्जा गालिब जी थे, ये किसके कार्यकाल में थे, ये सवाल पूछा जाता है। सो जो आखिरी शासक रहे हैं बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी कवि रहे थे ये। किसके? बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी शासक थे मुगल काल के, उनके ये दरबारी कवि रहे हैं। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारी है गालिब जी ने, और मुख्यतः रूप से इन्होंने उर्दू गजलें ही पेश की हैं, उर्दू गजलों का ही गान किया है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय के संरक्षण प्रदान किया था? कौन से शासक थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह? इन चारों में से कौन थे जिन्होंने उर्दू को कह दिया था कि इन्हें इस भाषा को राजकीय संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाएगा? देख लेते हैं, इनका नाम था ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। ठीक है, देखिए मोहम्मद शाह का नाम जब यहाँ आया तो मैं इनके बारे में कुछ, जैसे हम पहले भी हमारे स्टडी पॉइंट डिस्कस करते थे, मैं इनके बारे में कुछ जरूरी सूचनाएं आपको दे दूं। तो देखिए मोहम्मद शाह जो है हमारे, इनका पूरा नाम है दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, जन्म के समय इनका नाम था, ये सवाल पूछा जाता है। अगर यहाँ मोहम्मद शाह ना लिख के रोशन अख्तर लिख जाता ना, आधे बच्चे नहीं समझ पाते, आधे मेरे दोस्त नहीं समझ पाते किसकी बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया मैंने स्पेशली कि जो हमारे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह है, इनका जन्म के समय नाम था रोशन अख्तर। जन्म इनका कब हुआ है? 7 अगस्त 1702 में जन्म हुआ है इनका, और 6 अप्रैल 1748 में मृत्यु हो गई है इनकी। इनका शासन कब तक का था? 1719 से लेके 1748 तक का शासन रहा है इनका। और इनके बारे में कुछ बातें प्रसिद्ध हैं आज भी, ये बातें आप इतिहास उठाएंगे तो आप तक आएंगी।
कि इनको नाच गाने का शौक रखते थे, इस कारण इन्हें रंगीला कहा जाता, स्वभाव इनका रंगीला कहा जाता था। और इनके कार्यकाल के समय, इनके शासनकाल के समय कई विदेशी शक्तियों की नजर मुगल सल्तनत पे पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मुगल काफी कमजोर थे। इनके समय में ईरान का नादिर शाह सन 1739 में भारत आया था और दिल्ली में भयानक लूट मचाई थी। इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली में आके भयानक लूट मचाई थी। उस समय किसका शासन था, किस मुगल सम्राट का शासन था? तो उनका नाम है हमारे पास मोहम्मद शाह, नजीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कब आए थे? 1739 में, नादिर शाह। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। इन चारों में से कौन से औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहे हैं जिनका शासन काल सबसे कम था? यहाँ हमारा सही जवाब है जहांदार शाह। इनका शासन काल सबसे कम था और इनका शासन कब से कब तक का था मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। 29 मार्च 1712 से लेके 11 फरवरी 1713। ये मैं पिछले सवाल में भी आपको बता चुकी हूँ कि बस साल भर का ही इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, इनका राज तिलक भी हुआ था 29 मार्च 1712 को। और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन रहे? जहादार शाह के बाद इनके उत्तराधिकारी रहे फारूक सियार। फारूक सियार रहे हैं जहादार शाह के उत्तराधिकारी। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। मुगल साम्राज्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पे भी। मुगल साम्राज्य के जो पतन चल रहा था, देखिए मुगल साम्राज्य के पतन होने के बहुत से कारण रहे थे। धीरे धीरे हम अपने सवालों में कारणों के बारे में बात करते रहेंगे। यहाँ हमारी बात हो रही है जागीर संकट के बारे में। जागीर संकट नाम का एक पतन का कारण रहा है मुगल साम्राज्य का, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इस जागीर संकट के जो सिद्धांत थे, इस जागीर संकट के बारे में किस इतिहासकार ने सबसे पहले बात की? यहाँ चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, J.F. रिचर्ड्स, इरफान हबीब, W.H. मोरलैंड या फिर सतीश चंद्र। यहाँ हमारा सही जवाब है दोस्तों सतीश चंद्र। ठीक है, देखिए दोस्तों सन 1959 में, सन पूछी जाती है जरूर, सन इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ। सन 1959 में जो सतीश चंद्र है, इनकी पुस्तक आई थी। अब प्रतिपादित हुआ है, बात हुई है जागीर संकट के सिद्धांत के बारे में, तो कहीं तो इन्होंने छापा होगा ना। तो इसके बारे में बात इन्होंने की है अपनी पुस्तक, जिसका नाम है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। देखिए इन्होंने अपनी इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1959 में, और अपनी इसी पुस्तक में सतीश चंद्र ने इस जागीर संकट के बारे में बात की। इतना क्लियर है? इसमें पहली बार मुगल साम्राज्य की संरचना के अध्ययन के भी बारे में बात की गई। गंभीर रूप से पूरे सारे पॉइंट्स को क्लियर किया गया, सारे मुद्दों को क्लियर किया गया। और मुगल साम्राज्य की जो प्रकृति है या इसके पतन को समझने के लिए जो कार्य प्रणाली है इसकी, या योजनाएं जो इसमें परीक्षण की जाती थी, इसके बारे में भी सतीश चंद्र ने खुले रूप से बात की थी। और जो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था चलती थी, इसके बारे में भी बात की गई थी इनकी पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट नामक पुस्तक में। आते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल हमारा है कर्नाटक युद्ध के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ हमारा, यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। क्या हमारा कर्नाटक युद्ध 1746 में शुरू होकर 1748 में समाप्त हुआ? दूसरा पॉइंट है हमारा, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। तीसरा है, चांद साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। फोर्थ, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। क्या युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने मद्रास
अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। यहाँ हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं, इन चारों में से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए मैं ये ऑप्शन पढ़ने को पढ़ सकती थी, पर यह कोई सेंस नहीं बनता इन ऑप्शंस को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करने का। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसमें है 1, 2 और 4, ये चारों सही है। मतलब हमारा प्रथम इस सवाल में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज मिल रही है, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध हमारा 1746 में शुरू होकर 1748 में खत्म हुआ, और कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन थे, इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। ठीक, इसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन में हमारा सही है कि फ्रांसीसियों द्वारा इस युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इस सवाल के बारे में अगर हम फर्दर डिस्कशन थोड़ा सा कर लें तो देखिए हमारा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था दोस्तों, कब से कब तक हुआ, कौन शासक थे, अनवरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद कौन जीता, यहाँ सवाल से ही पता चल रहा है। अंग्रेजों को जब वापस मिला तो जीत किसकी हुई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। फ्रांस वासियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या फिर अंग्रेजों ने। यहाँ सही जवाब है हमारा पुर्तगालियों ने। ठीक है, यहाँ सही जवाब है हमारा पुर्तगालियों ने। मतलब हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना दिया गया, एक ऐसी जगह बना दी गई जहां समुद्री लूटपाट बहुत आम हो गई। किसके द्वारा बनाई गई, पुर्तगालियों द्वारा। देखिए अंग्रेजों के साथ जो बढ़ते रिश्ते चल रहे थे ना, अंग्रेजों के साथ रिश्ते बढ़ते चले जा रहे थे, इसे देखते हुए मुगल और पुर्तगालियों के संबंध में और भी गहरी दरार पैदा हो गई। इसलिए जो मुबारक खान थे, मुबारक खान को गोवा के वायसराय मेडोसा से भी मिलने के इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों को अपने व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूट ऊपर रोक दी, छूट जितनी भी दी जाती थी पुर्तगालियों को उस पर रोक लगा दी गई जहांगीर द्वारा, और यही कारण था कि पुर्तगालियों के पास कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करो, जो हुगली है बंगाल की खाड़ी में स्थित, बार बार मैं बंगाल की खाड़ी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसमें समुद्री लूटपाट करनी शुरू कर दो। ठीक है, यही कारण था मेन पुर्तगालियों द्वारा इस लूटपाट को शुरू करने का। चलिए आते हैं अगले सवाल में। निम्न में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। नीला जल योजना नामक एक नीति शुरू की गई थी, इससे संबंधित कौन है और ये नीति है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। अल्बुकर्क द्वारा, डी अल्मेडा द्वारा, डुप्ले द्वारा, या फिर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। चलिए सही जवाब है हमारा डी अल्मेडा द्वारा हमारी ये नीला जल योजना को शुरू कर दिया गया था। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे जो पुर्तगाली थे ना, इनके द्वारा इस नीले पानी की नीति भारत व दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त करना था। डी अल्मेडा पुर्तगाली, ठीक है, इन पुर्तगालियों द्वारा ही इस नीला जल योजना को शुरुआत किया गया। और इनका पूरा नाम डी अल्मेडा नहीं है, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 ईस्वी में भारत आए थे ये। कब आए थे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आए थे। इसे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया था। पुर्तगालियों द्वारा पहले वायसराय बनकर आए थे ये भारत में। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के पहले वायसराय कौन थे जो भारत आए थे। उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने सामुद्रिक नीति, सामुद्रिक नीति जिसे नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति कहा जा सकता है, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। ये बेसिकली क्या थी हमारी नीला जल योजना दोस्तों। नीला जल योजना में हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया था। हिंद महासागर को किस प्रकार से अधिकार जमाया जा सके हिंद महासागर पे पुर्तगालियों द्वारा, इसलिए इस नीति को शुरू किया गया। सन 1509 में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार कर लिया था अल्मेडा ने 1509 में। किसे पराजित करके, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। और इस सफलता के बाद, अल्मेडा की सफलता के बाद, हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया था पूर्ण रूप से। ये 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था, मतलब इस युद्ध के पश्चात भी ये भारत में रहा था। कौन, डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अगला सवाल हमारा,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ, हम सबको पता है। अब इनके प्रवेश के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में 4 आपके पास कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। हमें बताना इन ऑप्शन से पढ़ के कि क्या सही है क्या गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। हमें बताना है कि यूरोपीय शक्तियां जब भारत में आई तो इन चारों में से कौन सा कथन हुआ, कौन से वाक्य हुए, क्या नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ सही कथन है ऑप्शन हमारा बी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ, जिसका मतलब है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पौंडीचेरी की बात हो चुकी है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन थे सबसे पहले। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन थे पहले पुर्तगाली जो भारत में आए थे। उसी सवाल को अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था भारत में, तो हमारे पास यहाँ पे भी सही ऑप्शन रहेगा अल्मेडा, जिनका नाम मैं पूरा बता चुकी हूँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में, और उसके बाद इनके बाद कौन आए थे देखिए, 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में आए थे कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और उनके बाद कौन आए थे, अल अल्बू अल्बुकर्क एक। ठीक है, अल्बुकर्क एक आए थे। पहले वायसराय कौन थे पुर्तगाली आने वाले भारत में, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में आए थे। 1509 में चले गए थे ये अपनी नीति को पूरा करके युद्ध के बाद। और दूसरे वायसराय कौन आए थे पुर्तगाली, अल्बुकर्क एक। ये कब आए थे हमारे, सन 1509 में अल्मेडा के जाने के बाद। ठीक है, यहाँ हमारा सही जवाब हम जान चुके हैं। आते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, किसी भी देश में पहले जब आजादी नहीं थी भारत में, तो भारत में जब भी कोई नई शक्ति आती थी तो उसमें कोई एक इंसान, कोई एक शासक, कोई एक नीति धारक ऐसा आता था जो कि वायसराय के रूप में आता था, सारी नीतियों को लेकर आता था भारत देश में, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यहाँ पे उन नीतियों को जारी करने के लिए। सवाल हमसे बस इतना सा पूछ रहा है कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति आई थी उन शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यू डायस, या फिर जॉर्ज ऑक्सडन। ठीक है, तो हमारा यहाँ सही जवाब है दोस्तों अल्बुकर्क। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे सबसे पहले थे, सबसे पहले वायसराय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनके बारे में बात कर चुके। 1509 में आए थे हमारे अल्बुकर्क एक, नए वायसराय के रूप में आए थे। और सन 1509 ईस्वी में भारत में आकर इन्होंने, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शक्ति को पूर्ण रूप से भारत में स्थापित कर दिया था। मतलब जो भी पुर्तगाली शक्तियां जो रुक गई थी बीच में, स्थापना नहीं हो पाई थी, उनको पूर्ण रूप से शासन कर दिया था भारत में। किसने, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क का पूरा नाम पूछा जाता है अल्फोंसो दा अल्बुकर्क। लिख देती हूँ, आसान हो जाएगा दोस्तों, अल्फोंसो दा अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल में। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? बहुत जरूरी सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। जितने इंपॉर्टेंट के आगे मोस्ट लगा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कम है। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि किस यूरोपीय समुदाय, कौन सा यूरोपीय समुदाय था भाइयों और बहनों, जिसने भारत के साथ प्रथम, सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? क्या वो डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, कौन थे? तुम्हारा सवाल यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन थे, कौन से यूरोपीय समुदाय थे जो भारत के संग पहला व्यापारिक संबंध स्थापित कराया था, जिन्होंने आके, उनका नाम था पुर्तगाली। ठीक है, देखिए हमारे जो पुर्तगाली थे ना, ये भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले लोग हुआ करते थे। और इनमें नाम आता है वास्को डिगामा का, जो कि पहला पुर्तगाली था। पुर्तगाली से
पुर्तगाली से पहले अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पुर्तगाली वायसराय कौन आया था पहला, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि पुर्तगाली कब से शुरू हुए। तो वास्को डी गामा जो है पहला पुर्तगाली था, और साथ ही 1498 में सागर से भारत पहुंचने वाला यूरोपीय था। पहला यूरोपीय जो सागर को माध्यम बनाकर भारत तक आया कौन था? 1498 सन में आने वाला वास्को डी गामा। 2 सवाल बन गए आपके इसी एक सवाल में, इसलिए मैं कह रही हूँ आज यहाँ जुड़े रहिए हमसे अंत तक। आप 15 नंबर अपने पूरे पक्के करके जाएंगे, 15 से ऊपर भी आपके आएंगे नंबर, लेकिन ये आप पर निर्धारित करता है कि आज पढ़ाए जाने वाले 25 सवालों में से आप कितने सवाल याद रख के जाते हैं मेरे सेशन से। मैं जुड़ी हुई हूँ आपके संग लगातार। आते हैं हमने अगले सवाल पे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। फैक्ट्रियों वाला सवाल शुरू हो गया था, अब आधुनिक भारत पे आने वाले हैं हम थोड़े समय बाद। सवाल हमसे पूछ रहा है कि बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों के नाम दिए गए हैं, कि मतलब इन 4 जगहों में से कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? चिंसुरा, बांदिल-जो, या हुगली, या फिर श्रीरामपुर। यहाँ हमारा सही जवाब है दोस्तों हुगली, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री थी? हुगली नामक फैक्ट्री थी, जो कि हमारी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री थी। चलिए देखिए, हमारा जो है दोस्तों सन 1651 की बात हो रही है हमारी। सन 1651 में हुगली नदी के तट पे एक कारखाना भी खोल दिया गया था, और ये पहला ब्रिटिश फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया जाने वाला कारखाना भी था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? देखिए सवाल हमसे पूछ रहा है कि भारत के संग व्यापार करने के लिए सबसे पहली संयुक्त पूंजी कंपनी किसने शुरू की थी, किन लोगों ने आरंभ की थी? अब देखिए मैं आपको यहाँ पहले बता दूं दोस्तों, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और डेनिश। इन 4 में से क्या है सही जवाब? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त पूंजी कंपनी होती क्या है। देखिए यहाँ टर्म आई है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी ना एक प्रकार का ऐसा व्यवसायिक संगठन होता है, व्यवसायिक ऐसा वैसा संगठन नहीं है दोस्तों, याद रखिए व्यवसायिक संगठन होता है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक होते हैं। मतलब आप आज के समय में अगर मैं शब्दों का प्रयोग कर लूं थोड़ा सा, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिस कंपनी के, ठीक है, जिसके जो स्वामी है वो बहुत से अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मिलके एक संगठन को, एक कंपनी को चला रहे हैं, तो उसे कहा जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। इन शेयर होल्डर्स का, इन अंश पूंजी धारकों का कंपनी पर स्वामित्व शेयर होल्डर के शेयरों के अनुपात में होता है। जो जितना शेयर जिसका होगा कंपनी में उतना आपका हक होगा, उससे बढ़कर आपका हक नहीं हो सकता। इसी सिस्टम को कहा जाता है, इन कंपनियों को कहा जाता है हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी। सवाल हमसे पूछ रहा था कि भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे पहली संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरुआत की थी उसकी? यहाँ हमारा सही जवाब है डच, ठीक है। तो भारत के साथ व्यापार करने वाली पहली संयुक्त पूंजी कंपनी डच लोगों द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में आपको बता चुकी। इस सवाल में कुछ ऐसा खास बचा नहीं है अब तक लाने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो दोस्तों, तो मैं यहाँ 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। एज सून एज पॉसिबल मैं आप तक लौट कर आऊंगी, रिवर्ट बैक करूंगी आपके सवालों का। तो हमारे कमेंट सेक्शन के द्वारा, हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा, हमारी वेबसाइट, इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, और हमारी डिस्प्ले पे भी आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया था। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, पेन ले लेने तो जनाब, पढ़ाएंगे कैसे? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? अपने भिन्न भिन्न व्यापारिक अड्डे स्थापित कर दिए थे डचों ने। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ सही जवाब है उपरोक्त सभी। मतलब डच लोगों ने, डच पीपल, इन्होंने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा भाई हम हर अड्डे का इस्तेमाल कर लेंगे, हमें व्यापार करना है भारत में आके, किसी भी प्रकार से करा लो हमसे व्यापार। ये तो हमारे सही जवाब ये सारे ही हैं, इनमें से कोई भी आ जाए, आपको जवाब क्या चुनना है? सही जवाब है, ठीक। चलिए, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए यहाँ डचों की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना सन 1602 में हुई थी भारत में।
इससे पहले 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? देखिए हम पुर्तगालियों की बात कर चुके पीछे की, पहले पुर्तगाली नागरिक कौन था, दूसरा कौन था, समुद्र को एक मार्ग बना के आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। यहाँ हम ये एक बात और भी कर लेते हैं कि भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था। तो कब आए थे? 1596 में आए थे ये, और इनका नाम था, दोस्तों मैं लिख देती हूँ हर वो चीज जो मुझे लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है मेरे प्रोनाउंस करने से ना समझ पाए, ठीक है। तो इनका नाम था, पहले डच नागरिक जो भारत आए थे 1596 में, इनका नाम था कार्नेलिस ढेस्टमान। कार्नेलिस ढेस्टमान थे पहले डच नागरिक जो कि भारत आए थे। चलिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आ जाते हैं हम अगले सवाल पे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये भी है डच लोगों के बारे में, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापत्तनम या ये सभी? यहाँ सही जवाब है ये सभी। देखिए जो भी ऑप्शंस मैंने, अगर आप नोटिस करें, पिछले सवाल में भी डच के बारे में, इस सवाल में भी डच लोगों के बारे में जो है, जितने भी यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, सब ऑप्शंस उसी तरीके से उसी श्रृंखला में दिए हुए हैं जैसे कि उस समय पे जितने भी व्यापार बंदरगाह होते थे, है ना, जितने भी पोर्ट हुआ करते थे उस समय पे भी, उन सभी के नाम दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें कि उस समय पे कौन कौन से पोर्ट हैं जिनके नाम दिए हैं, आंख बंद करिए, ये सभी लगाइए, डच लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, इतना समझ लीजिए। चलिए अब मैं आपको जरा बता दूं कि ऐसा इन डच लोगों को करना क्या था भारत में आके, ऐसा कौन सा व्यापार करना था कि इन्होंने सारे बंदरगाह अपने जब्त कर लिए, साहब सब पे व्यापार करने लग गए। तो डच जो थे हमारे, इन्होंने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट जो है हमारा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली थी बकायदा, ऐसे वैसा नहीं थे ये लोग, इन्होंने बकायदा कोठियां खोली थी। कहाँ कहाँ? गुजरात में, कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा, इन सभी जगहों पे इन्होंने बकायदा अपनी व्यापारिक कोठियां खोली थी दोस्तों। और डच लोग ये आमतौर पर क्या व्यापार करते थे? ये मसालों, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, चावल, और नशा कैसे छोड़ सकते हैं? अफीम। हर जगह है, पहले भी था आज भी है, बहुत खराब चीज है पर क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने मसालों, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, चावल व अफीम का व्यापार भारत से करते थे ये। और भारत में इन चीजों का व्यापार बढ़ाने में डच लोगों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत ही ज्यादा व्यापार को बढ़ाया है डच लोगों ने। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अब आने वाला है, क्यों? क्योंकि ये हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है हमसे कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था कौन से मुगल सम्राट का शासन काल था? भाई सीधे से बता दो, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, कौन थे? यहाँ सही जवाब है हमारा जहांगीर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको बता दूं, देखिए कोई भी, अगर आप आज की भी बात करेंगे ना दोस्तों, कि आज के समय में अगर आपको किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करना है, कोई नई कंपनी खोलनी है, तो कोई भी देश तभी आपको अपने देश में आके कुछ नया करने देता है जब उसे उस चीज से प्रॉफिट हो रहा हो, सीधी सी बात है। तो पहले भी जो शासक थे उन्होंने कुछ सोच के तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हामी भरी ना, कि साहब आओ कारखाना खोल लो, रोजगार मिलेगा, वृद्धि होगी, विकास होगा, नई तकनीक आएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण रीजन भी थे, महत्वपूर्ण कारण भी थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखिए कौन शासक थे उस समय? जहांगीर थे, तो मैंने बता दिया। अब हमारी देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने अपनी रणनीतिक स्थिति और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से निकटता के कारण भारत के पश्चिमी तट सूरत शहर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि उनका पहला कारखाना स्थापित किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जहांगीर थे शासक। और कहाँ किया गया था? सूरत शहर में, भारत के पश्चिमी तट पर है जो सूरत शहर, यहाँ पे अपना पहला कारखाना स्थापित किया। सूरत जो है हमारा गुजरात का दोस्तों एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, और भारत को मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले मार्गों सहित कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित होता है ये हमारा सूरत। इसका मतलब क्या है? मैं सरल शब्दों में आ जाऊं थोड़ा सा, तो हमारा जो सूरत है ये हमारे भारत को मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से इन तीनों मार्गों से जोड़ता है, पूर्ण रूप से इन तीनों महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से जोड़ता है हमारे भारत को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों एक कार्य और किया था कि इन्होंने शुरू में भारत से यूरोप में
कपड़ा आयात करने पर ध्यान केंद्रित किया था? सबसे पहले इनका ध्यान किस चीज पे था? कपड़े की आयात पर था इनका सबसे पहला ध्यान, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, भारत से यूरोप कपड़ा लेके जाते थे आयात करके, और सूरत भारत में कपड़ा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यही कारण है, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि उन्होंने सूरत में ही अपना कारखाना खोलना क्यों सही समझा? क्योंकि इनका पहला केंद्र था, पहला ध्यान इनका किस पे गया था कि भारत से साहब हम यूरोप में कपड़ा आयात करेंगे सबसे ज्यादा, और ये कंपनी भारत से मसाले, अफीम और नील जैसे अन्य सामान भी निर्यात करती थी। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। नेक्स्ट सवाल भी हमारा इसी के बारे में आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? हमसे तो पूछ लिया गया कि हमारे भारत में कौन से मुगल शासक थे जिनके समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उसी रूप से हमसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में उस समय शासन किसका चल रहा था? एलिजाबेथ प्रथम का था, चार्ल्स प्रथम का था, जेम्स प्रथम का था, या जेम्स द्वितीय का था? तो उस समय शासन काल था एलिजाबेथ प्रथम का। किस समय? जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी नहीं थी, हमारी तो कभी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जब किया गया तब इंग्लैंड के शासक कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको बातें बता दूं तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी हमारी, इनको मतलब इनका राज्याभिषेक कब किया गया था? 15 जनवरी। मेरा 15 थोड़ा थोड़ा 13 की तरह लग रहा है, कोई बात नहीं। 15 जनवरी 1559 को, 15 जनवरी 1559 को इनका राज्य तिलक किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। मतलब ये रूल में कब से आई थी एलिजाबेथ? 15 जनवरी 1559 से। ठीक है, और एक और सवाल इनसे पूछा जाता है कि कौन से शासक, ऐसे ही आपको नाम दे दिया जाएगा, चार्ल्स वन, जेम्स टू, एलिजाबेथ वन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से शासक हैं इन चारों में से जिनका काल स्वर्ग, मतलब युग जो है, जिनका शासन काल है उसे युग, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी एलिजाबेथ प्रथम है, इनके शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था? 7 सितंबर 1533 को इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है दोस्तों? समाधि है इनकी वेस्ट मिस्टर एबी में। ठीक है, ये किस घराने से बिलोंग करती थी? किस घराने से थी ये? ट्यूडर राजवंश से थी। ये सवाल पूछा जाता है किस राजवंश से थी? ट्यूडर राजवंश से थी। और किसकी पुत्री थी? हेनरी, हेनरी एट, इंग्लिश में बोलेंगे हेनरी अष्टम की पुत्री थी ये। इनकी माता थी एन बोलीन। कौन माता थी इनकी? एन बोलीन। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई हमारी एलिजाबेथ प्रथम के बारे में। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पर यहाँ ऐड करने का इसका रीजन ये रहा है दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि सवाल किस बारे में है, किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि बताइए, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत, कलकत्ता, बंबई या फिर कर्नाटक? पहला व्यापारिक केंद्र हम बात कर चुके हैं अपने बीते सवाल में भी, क्योंकि हमारी तो आदत है एक एक पॉइंट को लेकर चलने की। पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों सूरत में। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल कह सकते हैं आप स्थापित करने की अनुमति मिली? सन 1613 में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। कहाँ पे? मद्रास, बंगलौर, मसूलीपट्टनम या फिर सूरत? इनमें से सही जवाब है हमारा सूरत। ठीक है, ये सवाल हमारा दो तरीके से पूछा जा सकता था, इन दोनों तरीके के बारे में हम बात कर चुके। देखिए, 1613 की बात हो रही है ना ये। 1613 में जो हमारे मुगल शासक थे जहांगीर, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वैसे स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर को स्थापित की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में स्थापित की गई है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर नाम कभी लिखकर आ जाए जॉन कंपनी, हड़बड़ा मच जाएगा कि कौन सी नई कंपनी आ गई। जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। और ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी जो थी, एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इन्होंने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल तक की छूट दी थी। ठीक है, इस कंपनी को छूट दी गई थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कि जाइए और अगले 21 साल तक व्यापार करिए भारत के साथ। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। पहला तो हमारा कि ये कब बनी हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किस सन के बारे में बात हो रही है, कब इसने अपना ये सूरत में अपना कारखाना खोला प्रथम, व्यापारिक स्थल जिसे कहा जा सकता है, कितने साल तक एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि जाइए भारत के संग आप व्यापार करने के लिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है अगले इतने सालों तक। और इसमें एक सवाल और बन गया कि उस समय भारत के शासक कौन थे, उस समय इंग्लैंड की शासक कौन थी, और
इस कंपनी को किसी और एक नाम से जाना जाता है, यहाँ नाम जाना जाता है हमारी जॉन कंपनी। ठीक है, देखिए ये था हमारा आज तक के सारे सवाल। और मैं आज ही हमारा पहला सेशन था, हमारा इतिहास का, हमारे इतिहास के जो हमें जी के जीएस के सवाल पढ़ने थे उसका आज ही पहला सेशन था। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसे ही सेशन लेती आऊंगी, ऐसे ही सवाल लेके आऊंगी, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू और हमारी वेबसाइट, हमारी बैंकिंग ड्रीम्स की वेबसाइट को विजिट करके भी हमसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों भरोसा रखिए हम पर, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और अगर आप अच्छे से सुन भी रहे हैं, सिर्फ आपने अगर देखा भी नहीं कि मैं क्या लिख के चली गई, अगर आप कायदे से सुन भी रहे हैं, तो मैं पूर्ण रूप से आपको निश्चित कर सकती हूँ कि आज के सेशन में जितने आपने सवाल पढ़े, ये सवाल में से आपके 15 सवाल कहीं नहीं गए। ये बात मैं आज तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। समय कम है, पेपर हमारे लिए दोबारा आया है, हमें इस पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। पूरे यूट्यूब पे जा के छान लीजिए, कोई आपके लिए अगर ऐसी यूट्यूब चैनल है या कोई ऐसा या टेलीग्राम चैनल है जिसने आपको पूर्ण रूप से कोई शुल्क ना लेके आपको निशुल्क रूप से आपकी सेवा कर रहा है, आपको सवाल प्रोवाइड कर रहा है, आप तक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ ला रहा है, नहीं-नहीं, तो वो सिर्फ हमारा बैंकिंग ड्रीम्स चैनल है। हम चाहते हैं आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें इस समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी नई उम्मीदों, नई आशाओं के संग चलिए आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे सेम जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और हमारा हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई संदेह हो किसी भी सवाल में, आप हम तक पहुंचाइए, हम आप तक जरूर लौट कर आएंगे। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा सक्सेना दिस साइड। धन्यवाद।